हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज इकोनॉमी का दूसरा क्लास है। एक क्लास अपन लोग कर चुके हैं, ये दूसरा क्लास है। पहले क्लास का रिवीजन करेंगे, इसके बाद नेक्स्ट क्लास को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, उसके बाद यहाँ पे फोकस करिए। अच्छा, चलते हैं। सबसे पहले जो कल का क्लास हुआ था उस क्लास का क्विक रिवीजन करते हैं। आप लोग को भी देखो, ये वीडियो मैं पहले से ही बना के भेजता हूँ आपको, तो आप जब वीडियो देखो ना तो उस समय आपको ये करना है, अपने में ही मतलब रिवीजन करना है कोई चीज़ का। जैसे मैंने बोला कि कल मैंने क्या क्या पढ़ाया था, तो वो रिवीजन करो। जैसे सबसे पहला है कि इकोनॉमी की परिभाषा क्या है, इकोनॉमिक्स की परिभाषा क्या है। तो आप अपने मन में सोचिए फटाफट फटाफट कि क्या हमने बताया था इकोनॉमी की परिभाषा। सर्वोत्तम विकल्प का चयन हो गया, संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो गया। ये इकोनॉमी की परिभाषाएं हैं। 4 परिभाषाएं हमने आपको लिखवाई थी, चारों परिभाषाएं इंपॉर्टेंट हैं, वो आपको अच्छे से याद करना है। इकोनॉमी का मतलब उत्पत्ति का कारण क्या है, कैसे बढ़ा। तो जब आदमी की इच्छाएं सीमित थी, संसाधन सीमित थे, तो सीमित संसाधनों से असीमित इच्छाएं कैसी पूरी की जाएं, एक कारण तो ये है। दूसरा कारण, मांग बढ़ेगी तो क्या बोलते हैं, तुम्हारा पूर्ति भी करना पड़ेगा, तो इसके कारण इकोनॉमिक्स की उत्पत्ति का कारण माना जा सकता है। तो तीसरा हमने आपको बताया था कि जो कौटिल्य थे, विष्णुगुप्त थे, चाणक्य थे, तो एक ही नाम है, उन्हीं का नाम है। तो उनने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। तो अर्थशास्त्र, ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि अर्थशास्त्र किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो अर्थशास्त्र जो है वो राजनीतिक आयाम से रिलेटेड है। इसके बाद एक और चीज हमने बताया था कि जो इकोनॉमिक्स है वो उसकी शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो वो शब्द जो था इकोनॉमिक्स, उसकी उत्पत्ति हुई थी ग्रीक शब्द था एक यूनानी भाषा का, ओकियोनोमस और ओइकोनोमस और ओइकोनोमिया, इससे उत्पत्ति हुई। तो ये सब चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब नेक्स्ट क्लास है क्लास नंबर 2। तो ये मेनली क्लास क्या है कि हम लोग महामंदी के बारे में समझते हैं। महामंदी कैसे आती है, क्या है दुनिया में एक बार महामंदी आई थी। ये पूरा बोर्ड में लिखा हुआ है, अभी आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे मैं एक एक शब्द को समझाता जाऊंगा, एक एक पॉइंट को समझाऊंगा, तो आपको विधिवत तरीके से समझ में आएगा। मंदी एक एग्जाम्पल है महामंदी का। जैसे अभी कोविड आया था, तो कोविड के दौरान 2020-21 में महामंदी आई थी। क्या हुआ कि लोगों ने अपना जो बिजनेस था, जिनका उनका बिजनेस रुक गया कोविड के कारण। तो वो जो पैसा लोग हैं वो इन्वेस्ट करना, लोगों ने सोचा पता नहीं अब आगे क्या होगा, तो लोगों ने पैसा अपने बिजनेस में इन्वेस्ट ना करके स्टोर करना स्टार्ट कर दिया, अपने पास इकट्ठा रखना स्टार्ट कर दिया। तो इसके चलते लोगों को कई लोग बेरोजगार हो गए। बड़ी बड़ी कंपनियां थी, उन कंपनियों में इन्वेस्टमेंट ही नहीं हो रहा था, क्योंकि कोरोना के कारण सब बंद हो गया था। तो इस कारण जो मजदूर थे वो भी बेरोजगार हो रहे थे। इसी को महामंदी बोलते हैं। महामंदी सबसे पहले आया था तुम्हारा 1929 से चला था 1936 तक। कहीं 1930 में आया, कहीं 32 में आया, कहीं 34 में आया, ऐसे 1936 तक चला। कभी कभी एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि 1930 दशक, मतलब 1930 का मतलब है कि 1930 के दशक में महामंदी आई थी। इसके बाद नेक्स्ट है, आपने नाम सुना होगा शेयर बाजार का। देखो, कुछ लोगों ने कल वीडियो में बोला है कि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो देखो यार, क्लास है, पूरा प्रॉपर एक एक तरीके से अगर क्वेश्चन नहीं छोड़ना है तो थोड़ा सा तो मतलब लंबा होगा। आध घंटा, 35 मिनट, 40 मिनट, इतना तो वीडियो जाएगा ही जाएगा। तो आप लोग थोड़ा सा मतलब अच्छा मिलेगा। अभी दो क्लास बेसिक का है, इसके बाद बहुत मजा आएगा। विश्वास करिए, आप बने रहिए, बहुत मजा आएगा इसके बाद। तो आपने नाम सुना होगा शेयर बाजार, शेयर मार्केट का। जैसे एक इंडिया का शेयर मार्केट है, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज हो गया, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज हो गया, तो ये इंडिया का हो गया। ऐसे एक अमेरिका का वो था, क्या बोलते हैं, शेयर मार्केट, उसका नाम था न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये आप इधर लिखा देख सकते हैं, अमेरिका का था ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। तो ये क्या हुआ कि इसमें लोगों ने जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज है, इसमें लोगों का पैसा डूबने लगा। जब लोगों का पैसा डूबने लगा तो मतलब लोगों ने अपना पैसा इकट्ठा, जब डूबा लोगों का पैसा, तो लोगों ने पैसा लगाना कम कर दिया। तो जब लगातार मंदी आई, तो मंदी आने के कारण इसी मतलब शेयर बाजार जो है ऊंचे नीचे होता रहता है। जब स्टॉक एक्सचेंज में लोगों ने पैसे नहीं लगाया तो मंदी आई, तो मंदी आने के कारण ये महामंदी का दौर में ये हुआ था। स्टॉक एक्सचेंज में, अमेरिका स्टॉक एक्सचेंज में लोगों ने पैसा लगाना बंद कर दिया, तो महामंदी का दौर आया। दूसरा, आप ऐसे समझ सकते हैं कि यही स्टॉक एक्सचेंज है जो बहुत सारे, जापान का अलग है, इंडिया का अलग है, चाइना का अलग है, हर देश का अपना अपना स्टॉक एक्सचेंज होता है। इन्हीं स्टॉक एक्सचेंज के जरिए हम पता लगाते हैं कि पता चला कि एलोन मस्क पहले नंबर पे चल रहे हैं पैसे में, उन्होंने कहा जेफ बेजोस पहले नंबर पे चल रहे हैं, इन्हीं स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू। जब ये यहाँ पे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जब ये गड़बड़ी हुई कि लोगों ने पैसा लगाना, महामंदी का दौर आया, तब
ये उस जगह पे एडम स्मिथ ने जो थ्योरी दी थी वो उनका फेल हो गया। तो उस जगह पे एक नया अर्थशास्त्री आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, उनका नाम है J.M. कीन्स, जॉन मेनार्ड कीन्स। ये ब्रिटेन के रहने वाले थे। इनकी बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में इनकी ये बुक आई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये बुक, आप इसका नाम अच्छे से दिख रहा होगा साफ साफ, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। 1936 में ये बुक आई थी। तो ये मतलब बुक हो गया। अब इसके बाद क्या है, इसके बाद है कि इनकी जो बुक थी उस बुक में इन्होंने एक चीज को फोकस किया था कि इन्होंने कहा था कि अगर किसी देश को अपनी इकोनॉमी बढ़ाना है तो मतलब बढ़ाने के लिए सरकार को खर्च करना जरूरी है। जैसे ऐसे समझिए आप, कोविड काल आया, कोविड काल में महामंदी आई, महामंदी के चलते भारत सरकार ने एक कदम उठाया। भारत सरकार ने 20 लाख करोड़ रुपया का एक राहत पैकेज दिया। जो पैसा गरीबों में बांटा गया, बेरोजगारों को बांटा गया, छोटे छोटे दुकानदारों को, MSME दुकानदारों को बांटा गया। बहुत सारी जगह उन्होंने ऐसा पैसा बांटा ताकि लोग उभर सकें। मतलब इनने ये बोला था J.M. कीन्स ने कि अगर कभी महामंदी का दौर आता है तो सरकार को रिस्क लेना पड़ेगा। अगर वो रिस्क सरकार ही ले सकता है, कोई और नहीं ले सकता है, इतना बड़ा रिस्क कौन लेगा, तो सरकार को रिस्क लेना पड़ेगा। और ये जो एडम स्मिथ साहब थे, क्या है समझिए, अभी आगे क्लासें आएंगी तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। जो तुम्हारा एडम स्मिथ साहब थे वो उन्होंने न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज जब ये फेल हुआ तो जो क्या बोलते हैं तुम्हारा एडम स्मिथ साहब थे, तो इनका मानना ये था कि जो इकोनॉमी है वो ऑटोमेटिकली खड़ी हो जाएगी। मतलब मांग बढ़ेगी तो उसकी पूर्ति के लिए इकोनॉमी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होती रहेगी। लेकिन वहां का उनका सिद्धांत इधर फेल हो गया। तो फिर आए J. मेनार्ड कीन्स, इनने अपना एक सिद्धांत दिया। इनका थ्योरी है, इनने अपनी थ्योरी में बोला कि ये अगर फेल होती है बेरोजगारी, अगर ये महामंदी आता है तो महामंदी के समय पे सरकार को कदम उठाना पड़ेगा। इधर तक हो गया। अब इसके बाद एक इधर नीचे दिख नहीं रहा होगा, हम ऊपर का पेज मिटा दे रहे हैं, इसके बाद नीचे का दिखेगा। इधर ऊपर लिखे दे रहे हैं। जनक मतलब ये कौन, जैसे एक इकोनॉमिक्स दो प्रकार का है, एक है माइक्रो, एक है मैक्रो। तो अभी हम पूरा समझाएंगे, बढ़िया समझ में आएगा। जनक में सबसे पहले देखो, जो तुम्हारे अर्थशास्त्र के जनक है वो कौन है, एडम स्मिथ साहब। तो अर्थशास्त्र के जनक हो गए एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र प्लस अर्थशास्त्र के बाद हो गया तुम्हारा व्यष्टि, व्यष्टि को बोलते हैं माइक्रो। इसके जनक हैं तुम्हारा कौन, एडम स्मिथ साहब। दूसरा है व्यष्टि, एक होता है समष्टि अर्थशास्त्र, एक होता है व्यष्टि। ओह सॉरी, व्यष्टि हो गया समष्टि। तो इसके तुम्हारे जनक हैं समष्टि अर्थशास्त्र के J.M. कीन्स साहब। ये टू द पॉइंट है, कभी कभी पूछ लेता है जनक कौन किसके कौन है, तो ये आप अच्छे से याद रखिएगा इसको। ये जो इनका बुक है J.M. कीन्स साहब का जो बुक था वो 1936 में आया था। ठीक है, ये जो जनक है ये आपको याद रखना है, समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र, मतलब अर्थशास्त्र प्लस व्यष्टि अर्थशास्त्र मतलब माइक्रो इकोनॉमिक्स। इन दोनों का है एडम स्मिथ साहब। समष्टि को बोलते हैं मैक्रो, MACRO मैक्रो, इनके हैं J.M. कीन्स साहब। ठीक है, अब इसके बाद क्या है स्टडी के, अब देखो इधर तक हो गया। अब इधर आइए, स्टडी के होते हैं दो तरीके, एक होता है इंडिविजुअल, एक होता है सामूहिक। तो जो माइक्रो है, माइक्रो मतलब अपन बोलते हैं माइक्रोचिप, छोटा, स्मॉल मतलब छोटा, ये व्यक्तिगत है, अभी समझ में आएगा। मैक्रो का मतलब होता है समष्टि, मतलब मैक्रोमैन, अपन बोलते हैं मैक्रोमैन मतलब लार्ज, बड़ा, सामूहिक। ऐसे समझिए, मांग जो है, मांग कोई एक व्यक्ति करेगा ना, मांग तो एक व्यक्ति करेगा, तो मांग ऐसे मांग को किस में रखेंगे अपन, माइक्रो में रखेंगे। लेकिन समग्र मांग, अगर पूरा देश इकट्ठा होकर कोई चीज का मांग करे या 50-100 लोग इकट्ठा होकर एक व्यक्ति करेगा तो वो माइक्रो में आएगा। एक से ज्यादा अगर लोग होंगे, सामूहिक होंगे, तो वो मैक्रो में आएंगे। ऐसी पूर्ति, अगर किसी एक चीज की पूर्ति करना है तो मैक्रो करे, माइक्रो करेगा। लेकिन अगर समग्र पूर्ति करना है, मतलब
सब पूर्ति का मांग पूरा देश मांग रहा है, या 10 लोग मांग रहे हैं, 1000 लोग मांग रहे हैं, तो वो कहाँ आएगा, वो आएगा मैक्रो में। ऐसी उत्पादन अगर किसी एक कंपनी, कोई एक कंपनी है, अगर वो उत्पादन कर रही है तो वो किस में आएगी, माइक्रो में आएगी। और अगर मतलब पूरे देश का उत्पादन, जीडीपी जिसको बोलते हैं सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद, ये पूरे देश का उत्पादन है, तो ये किस में आएगा, ये माइक्रो में आएगा तुम्हारा। इसके बाद है लागत, अगर किसी एक कंपनी का लागत है तो वो आएगा माइक्रो में। अभी एग्जाम्पल करवाएंगे तो समझ में आएगा। दूसरा है ये तुम्हारा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय पूरे देश का होता है ना, तो राष्ट्रीय आय क्या में आएगा, मैक्रो में आएगा। ऐसे बाजार, बाजार एक ही जगह तो है, बाजार एक जगह तो है, तो बाजार किस में आएगा, सीधा बात है हिंदी में पढ़ते पर एक वचन बहुवचन, जो चीज एक के लिए प्रयोग होगा वो व्यष्टि में आएगा, और जो सबके लिए प्रयोग होगा वो समष्टि में आएगा। तीसरा है मूल्य नीति, प्राइस थ्योरी। तो मूल्य नीति है, जैसे ऐसे समझिए मूल्य नीति, जैसे अपन जूता लेने गए अगर अपन, तो वहां पे लिखा है कि 1450 रुपया पर जोड़ी, मतलब इस तरीके से समझिए, मतलब एक अगर आप 5 बोलेंगे हमको 5 कैंपस का जूता चाहिए, 5 जोड़ी, तो वो 5 जोड़ी का पैसा बताएगा, मतलब वो पर जोड़ी के हिसाब से पैसा बताएगा ना। तो मूल्य हमेशा एक में डिफाइंड होता है, तो मूल्य नीति काय में आएगी, माइक्रो में आएगी। लेकिन वहीं पे आप जाइए आय, आय किसी चीज का मतलब एक आय पूरे देश का होता है, आय किसी कंपनी का होता है, मतलब कोई बहुत सारी कंपनियों का इनकम होगा, इनकम तो उसको आय नीति बोलते हैं। आय नीति आएगा तुम्हारा मैक्रो में। और इसके बाद देखो किसी भी तरीके की महंगाई, बेरोजगारी, चाहे तुम्हारी एजुकेशन से हो, चाहे किसी भी चीज से बेरोजगारी रिलेटेड हो, तो बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, ये सब तुम्हारा, गरीब एक व्यक्ति नहीं हो सकता ना, महंगाई एक व्यक्ति के लिए नहीं होगी ना। अगर जो 100 रुपया लीटर, 250 रुपया लीटर राई का तेल आ रहा है, ऑयल आ रहा है, तो वो एक व्यक्ति के लिए थोड़ी है, हमारे आपके लिए थोड़ी है, वो तो सबके लिए है ना। ऐसी बेरोजगारी एक आदमी के लिए थोड़ी है ना। आज बेरोजगारी कितना दौर चल रहा है बेरोजगारी का, हर आदमी को बेरोजगारी समझ में आ रहा है। जो भी आप लोग अभी पढ़ रहे हैं, अगर जॉब नहीं हुआ है तो बेरोजगारी ही तो है। तो बेरोजगारी एक लोग के लिए नहीं आएगा ना, गरीबी किसी एक के लिए नहीं, ये सामूहिक है। ऐसे बजट अगर कोई राज्य सरकार पेश करती है तो वो पूरे राज्य के लिए है, और भारत सरकार करती है तो वो पूरे भारत के लिए है। बजट किसी एक आदमी के लिए नहीं हो सकता। ये माइक्रो मैक्रो के कुछ एग्जाम्पल हैं जो आपको बहुत अच्छे से समझना है। अगर जहां समझ में ना आए आप तुरंत कमेंट कर दिए, मैं अगले दिन बिल्कुल एकदम तुमको अच्छे से समझा दूंगा। ये बहुत जरूरी है क्योंकि क्वेश्चन ऐसे ही पूछता है। अब जैसे एक क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछता हूं, चलो अच्छा बताइए, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, इसको आप माइक्रो में रखोगे कि मैक्रो में रखोगे? प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम आप माइक्रो में रखोगे कि मैक्रो में रखोगे? लोग सोचेंगे प्रति व्यक्ति आय तो माइक्रो में आएगा, नहीं आएगा। प्रति व्यक्ति आय का मतलब होता है कि औसत कभी एक व्यक्ति का नहीं होता, एक से ज्यादा व्यक्तियों का औसत होता है। प्रति व्यक्ति आय एक एवरेज आय है, मतलब एक देश में प्रत्येक व्यक्ति के ऊपर, जैसे हर एक आदमी 1000 रुपया कमा रहा है, एक गांव का, अपने परिवार का समझिए, जैसे परिवार में 4 भाई हैं, तो एक भाई 1000 कमा रहा है, दूसरा भाई 50,000 कमा रहा है, तीसरा बेरोजगार है, और चौथा कुछ कमा रहा है। अब उसका पूछा उनका कि प्रत्येक व्यक्ति पर प्रति व्यक्ति आय कितना है, तो चारों का जोड़ के 4 का डिवाइड करेंगे, मतलब एवरेज निकाला जाता है ना। प्रति व्यक्ति एक का नहीं होता, प्रति व्यक्ति मतलब ये औसत किसी एक चीज का नहीं होता, एक से ज्यादा का होता है, इसलिए प्रति व्यक्ति आय काय में आएगा, तुम्हारा मैक्रो में आएगा। ये पूछा हुआ सवाल है। एक अगला क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और बताइए, कौन एग्जांपल मैं इधर लिख दे रहा हूं। आज थोड़ा सा स्पीड से इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि लोगों को बोरिंग लगता है। इकोनॉमिक्स से 1-2 क्लास बोरिंग लगेगा, इसके बाद ना बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। आपको बताना है कौन सा मैक्रो नहीं है, मतलब समष्टि नहीं है। मैक्रो नहीं है, कौन सा मैक्रो नहीं है? पहला ऑप्शन है महंगाई, दूसरा ऑप्शन है बेरोजगारी, तीसरा ऑप्शन है तुम्हारा पीसीआई पर कैपिटा इनकम, और चौथा ऑप्शन है तुम्हारा टिस्को, TISCO। इनमें से बताना है आपको कौन सा मैक्रो नहीं है। तो देखो महंगाई तो भी हम बताए हैं, महंगाई एक व्यक्ति के लिए नहीं होगी, ये मैक्रो है। बेरोजगारी किसी, चाहे एजुकेशनल बेरोजगारी हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी, कोई भी चीज की बेरोजगारी हो, वो बेरोजगारी तुम्हारी मैक्रो में ही आएगी, तो ये भी मैक्रो में आएगी, मतलब समष्टि में आएगी। पर कैपिटा इनकम ये भी बताए हैं, ये भी समष्टि में आएगा। लेकिन टिस्को जो ये है, ये तुम्हारा टाटा स्टील आयरन एंड स्टील कॉर्पोरेशन, ये कंपनी है टाटा वालों का, ये एक है ना, वो टाटा का है, तो ये किस में आएगा? ये आएगा तुम्हारा माइक्रो में, MICRO।
CRO माइक्रो में आएगा, मतलब बेस्टी में आएगा, ऐसे आपको याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये आपको एकदम दिमाग में बिठा लेना। अगर आप इधर से समझ लेंगे ना तो समझ लो आधे से ज्यादा चीजें बहुत आगे क्लियर होने वाली हैं। जब जीडीपी पढ़ाएंगे ना तो आपको कंफ्यूजन कम होगा। जीडीपी हालांकि जीडीपी पढ़ाएंगे तो सारी चीजें फिर से आएंगी रिवीजन में। जब मांग का नियम पढ़ाऊंगा तो ये सब चीजें आएंगी। लेकिन अगर अभी से आपका ये 2 क्लास इसीलिए तो बेसिक का है। अब आपसे कोई पूछे माइक्रो मैक्रो में अंतर क्या है तो आप बता तो पाएंगे कि माइक्रो का मतलब है व्यक्तिगत और मैक्रो का मतलब है सामूहिक। मतलब ये तुम्हारा हो गया इंडिविजुअल, ये हो गया तुम्हारा कलेक्टिव। मतलब आपको ये सीधा सीधा समझना है किसी एक चीज के लिए कोई चीज यूज हो रही है किसी एक के लिए तो वो तुम्हारा माइक्रो में आएगा। लेकिन अगर सामूहिक एक से ज्यादा के लिए हो रहा है तो वो मैक्रो में आएगा। बड़ा इजी है लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना होगा। नीचे इधर दिख नहीं रहा होगा, हम ऊपर से थोड़ा सा मिटा दे रहे हैं। मेरा ये है कि आपका समय भी लॉस ना हो, आप तक वो चीजें पहुंच जाएं। ये एकदम आप अगर जितना मैं पढ़ा दे रहा हूं उतना आप पढ़ लीजिए। उसके बाद सिविल सर्विसेज का एग्जाम छोड़ के वनडे एग्जाम जितना भी है, मुझे नहीं लगता कि कोई क्वेश्चन ऐसा है कि जो बाहर जाए। बशर्ते जितना मैं बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो आप अपनी कॉपी में नोट करिए, और दूसरा है जो मुंह से बोल रहा हूँ वो एकदम सुनिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप दोबारा वीडियो को देखिए, पॉज कर करके देखिए, लेकिन देखिए जरूर। देखने से क्या है, आपको बार बार सुनेंगे ना कोई चीज तो जो आपको पढ़ने से याद नहीं होगी वो चीज आपको सुनने से याद हो जाएगी, है कि नहीं। अब है माइक्रो, ये जो माइक्रो मैक्रो है ये शब्द कहां से आया, ये शब्द सबसे पहली बार किसने दिया, पूछ ले रहा है एग्जाम में। माइक्रो मैक्रो ये 2 शब्द हैं, इसके जन्मदाता कौन है ये भी मिटा दे रहे हैं थोड़ा सा इधर क्योंकि दिखेगा नहीं। ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो तो मैं हटा जा रहा हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ये आप स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए, कोई भी एग्जाम देने जाइए अगर आपको ये समझती हो बेस्टी इनसे क्वेश्चन आता है, यहीं से क्वेश्चन ना फंसे तो गारंटी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसी चीज पे पूरा इकोनॉमी चलेगा। ठीक है, ले लिया होगा आपने स्क्रीनशॉट। शुद्ध हिंदी में पढ़ा रहे हैं इसलिए कि आपको कंफ्यूजन ना हो। इकोनॉमी की भाषा बोल के समझा देते हैं लेकिन जो शब्द हैं उनको थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के हिंदी में करना जरूरी है। इन दोनों के जन्मदाता मतलब माइक्रो मैक्रो शब्द दिया किसने है तो एक बहुत ही मतलब इंपॉर्टेंट नाम है, आपने नाम सुना होगा, रैगनर फ्रिश। ये नॉर्वे के रहने वाले थे। नॉर्वे कभी कभी पूछता है छोटे छोटे एग्जाम, यूपी पुलिस हो गया, यूपी टेट हो गया, इन चीजों में अगर इकोनॉमी से क्वेश्चन आएगा तो पूछ लेगा। जो एक तो यही पूछेगा कि माइक्रो मैक्रो के जन्मदाता कौन है तो रैगनर फ्रिश, और ये पूछ लेगा अगर थोड़ा सा एग्जाम को टफ हल्का सा टफ बनाना है तो बोल देगा ये कहाँ के रहने वाले थे तो नॉर्वे के थे। अब यहाँ से एक चीज है, आपने नोबेल पुरस्कार का नाम सुना होगा, 1901 से नोबेल पुरस्कार देना स्टार्ट हुआ। शुरुआत में नोबेल पुरस्कार 5 विषयों में दिया जाता है, लेकिन लास्ट में एक सब्जेक्ट जुड़ा वो अपना ये इकोनॉमिक्स है। इकोनॉमिक्स में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया था आप बताइए, अगर आपको याद हो तो। सबसे पहला नोबेल पुरस्कार इन्हीं को दिया गया था, रैगनर फ्रिश साहब को, इकोनॉमी का फर्स्ट नोबेल पुरस्कार। फर्स्ट नोबेल अर्थशास्त्र में रैगनर फ्रिश साहब को दिया गया था। कब दिया गया था 1969 में, 1969 में। अच्छा एक एक क्वेश्चन आप और बताइए थोड़ा सा, ऐसे कितने भारतीय हैं जिनको अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिल चुका है सोचिए। ऐसा कितने भारतीय हैं, मतलब एक तो ये रैगनर साहब, इनको फर्स्ट पुरस्कार, ये याद रखना है आपको। ये समष्टि और व्यष्टि दोनों के जन्मदाता कौन है तुम्हारे, रैगनर फ्रिश साहब हैं, ये नॉर्वे के रहने वाले हैं। इनको फर्स्ट नोबेल ऑफ इकोनॉमी, पहला नोबेल पुरस्कार इकोनॉमी का रैगनर फ्रिश साहब को मिला था। कब मिला था 1969 में मिला था। ऐसे 2 भारतीय हैं, 2 भारतीय हैं जिनको अब तक नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। एक का नाम तो आप सब लोग जानते होंगे, अमर्त्य सेन। इनको नोबेल पुरस्कार मिला था 1998 में।
और दूसरे हैं अभिजीत बनर्जी। इनको मिला था 2019 में। अमर्त्य सेन 1998, अभिजीत बनर्जी 2019। अब इसके बाद ये हो गया, ये आपको मतलब देखो एकदम ध्यान में रखना है। इसके बाद एक और अर्थशास्त्री आए, बहुत फेमस अर्थशास्त्री है, इसको मिटा दे रहे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम तो कहते हैं आप साथ साथ लिखते चलिए, क्योंकि बहुत ज्यादा नहीं लिखवाता हूँ, आप तो सिर्फ बातें सुनिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुनिए, बाकी जो मैं किताब जितना इस पे बोर्ड पे लिख रहा हूँ वो आपको नोट करते जाना है, ज्यादा थोड़ी है। नोट कर लिया होगा। अगला नाम आता है एक कार्ल मार्क्स। ये भी एक अर्थशास्त्री हैं। ये जब सोवियत संघ रूस में जो क्रांति चल रही थी उस समय इन्होंने बहुत सारा अर्थशास्त्र का, इकोनॉमी का सिद्धांत दिया था। कार्ल मार्क्स साहब, इनकी एक बहुत फेमस बुक है जो अधिकतर एग्जामों में पूछी जाती है, उस बुक का नाम है दास कैपिटल। इनकी बुक है, उसका नाम है दास कैपिटल। ये नोट कर लीजिए, कार्ल मार्क्स की बुक का नाम है दास कैपिटल। इस दास कैपिटल जो बुक है इसको बोला जाता है समाजवाद का बाइबल। इस पूछा गया क्वेश्चन है, किस बुक को समाजवाद का बाइबल बोला जाता है? बाइबल एक्चुअल में एक संज्ञा है, जैसे क्रिश्चियन धर्म कहाँ से, बाइबल धर्म से, क्रिश्चियन धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, बाइबल है। ऐसे ही समाजवाद का पवित्र ग्रंथ क्या है, दास कैपिटल है। मतलब दास के ये समाजवादी थे। अभी आगे पढ़ाएंगे पूंजीवाद क्या होता है, समाजवाद क्या होता है। पूंजीवाद बेसिकली ऐसे समझिए, पूंजीवाद में सीधे बात है कि बाजार के ऊपर पूरा इकोनॉमी रहता है, लेकिन समाजवादी जो अर्थव्यवस्था है उसमें ये बताया गया है कि इसमें पूंजीवादी नहीं होगा, इसमें साम्यवादी होगी पूर्ण रूप से। चाइना हो गया तुम्हारा, रूस हो गया, सोवियत संघ, उसमें समाजवाद है। कुछ होती है जैसे मिश्र, जैसे इंडिया है तो इंडिया में समाजवाद भी चलता है और क्या बोलते हैं पूंजीवाद भी चलता है, इस तरीके से है। अब यहाँ पे आज का क्लास खत्म हो रहा है, खत्म हो गया है। अब आगे जो अगली क्लास पढ़ाएंगे वो अगली क्लास तुम्हारा जैसे सेक्टर के ऊपर रहेगा। प्राथमिक सेक्टर क्या है, द्वितीयक सेक्टर क्या है, तृतीयक सेक्टर क्या है, क्या संगठित क्षेत्र है, क्या असंगठित क्षेत्र है, हर आदमी कमा रहा है, कोई खिलाड़ी है तो वो भी कमा रहा है तो वो किस सेक्टर में आएगा, किसान है खेती करके कमा रहा है तो वो किस सेक्टर में आएगा, कोई कंपनी लगी हुई है तो वो किस सेक्टर में आएगी, क्या होता है संगठित क्षेत्र, क्या होता है असंगठित क्षेत्र, कैसे जीडीपी निकालते हैं, कैसे जीएनपी निकालते हैं, पर कैपिटा इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये सारा आएगा अगली क्लास में। आप बढ़िया से पढ़ाई करिए मन लगा के, जितना हम बोर्ड पे लिख देते हैं उतना आप अपनी कॉपी में नोट करिए, जो हम बोलते हैं वो एकदम सुनिए ध्यान से, और जो तुमको लग रहा है कि जो बोले हैं वो शब्द इंपॉर्टेंट है बोर्ड पे नहीं लिख पाए तो वो आप कॉपी में, बोर्ड पे मैं इसलिए ज्यादा चीजें नहीं लिखता हूँ क्योंकि बोर्ड पे लिखने में समय लगता है। आज जितना लिख के लाया था पहले से लिख के रख लिया था कि आपका समय कम लगे। एग्जाम समय है तो क्विक रिवीजन एक तरीके से आप, हम गारंटी से कह रहे हैं कि आप जितना हम बता दे रहे हैं उतना खाली पढ़ लीजिए, आपका वनडे एग्जाम में भला हो जाएगा। ठीक है, और बाकी क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए दोस्तों को, और ऐसे ही प्यार देते रहिए। आपने वीडियो देखा है, सब लोग वीडियो देखिए अच्छे से, पूरा वीडियो देखिए, थोड़ा सा हमको फायदा हो जाएगा और कुछ नहीं है। बाकी चलिए ठीक है, थैंक यू।